नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ और उसी पुराने वाले विश्वास के साथ फिर से आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। मेरा सोच एक ही है, मेरा विश्वास एक ही है कि सिर्फ और सिर्फ आपके मन में से, आपके दिल में से, आपके दिमाग में से सामाजिक विज्ञान के डर को निकाल दूं। सत्ता की साझेदारी, संघवाद पढ़ने के बाद हम लोग भूगोल शुरू कर चुके थे। हम संसाधन पढ़ चुके हैं, संसाधन क्या होते हैं, उनके प्रकार पढ़ चुके हैं, संसाधनों का विकास पढ़ चुके हैं। आज फिर से लेक्चर नंबर 3 में धमाकेदार संसाधनों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आप अपने मन में, दिमाग में, अपनी किताब के हर पेज पर, कॉपी के हर पेज पर, दीवार और फिर आप सिर्फ और सिर्फ ये लिख दो कि अब हम हो चुके हैं तैयार और अब हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और आपके अपने परिवार लर्न एंड शेयर के साथ जी जान लगाकर मेहनत करते रहें। तो फिर से आज आप में उत्साह भर लीजिएगा, आत्मविश्वास भर लीजिएगा और हम लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। आज क्या पढ़ेंगे सर हम लोग? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संसाधन नियोजन के बारे में। यह होता क्या है, इसको विस्तार से विस्तृत में जानेंगे। भारत में संसाधन नियोजन की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज। संसाधन क्या होते हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक बात को दिमाग में बिठा के रखिएगा कि जो भी चीज, जो भी वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते, हमारी जरूरतों को पूरा करते, वही क्या है, संसाधन है। वो किस किस प्रकार के, कितने प्रकार के हो सकते हैं वो हम लोग जान चुके हैं। और संसाधनों के विकास के लिए, ठीक है, हमने रियो डी जेनेरो सम्मेलन पढ़ा है, एजेंडा 21 हम लोगों ने पढ़ा है। उनके द्वारा, उनके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, संसाधनों का विकास कर रहे हैं, पर्यावरण को संरक्षण दे रहे हैं, संसाधनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे कार्य हम लोग क्या है, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो से सीखने को मिला और हम लोगों ने आगे काम करा। फिर एजेंडा 21 बनाया गया 21वीं शताब्दी के लिए, वो हम लोगों ने जाना। अब आज है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन को इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्सेज के लिए प्लानिंग करना है, ठीक है। हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम लोग क्या है, पहले प्लानिंग करते हैं कि भाई हम लोगों को ऐसा करना है, इतने घंटे हम लोगों को पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, आधे घंटा एसएसटी पढ़ना है, 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है, जो भी आपका एक रहता है, हम क्या प्लानिंग के साथ कुछ भी काम करते हैं। तो संसाधनों का विकास करने के लिए, संसाधनों को बचाने के लिए, संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करने के लिए हम सबके लिए किसी चीज की जरूरत है, नियोजन की। हमें किसकी जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है कि भाई किस प्रकार से हम संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग कर सकें, हम किस प्रकार से संसाधनों को बचा सकते हैं, किस प्रकार से संसाधनों का सतत पोषणीय विकास कर सकते हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो क्या कर सके, अच्छे संसाधन देख सके और अपने जीवन को सतत अस्तित्व बना के रख सके। उसके लिए हमसे सिर्फ और सिर्फ किसी चीज की जरूरत है, तो नियोजन की है, एक योजना की हम लोगों को जरूरत है। आज उसी योजना के बारे में हम लोगों को जानें। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। क्या है वो? विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण मतलब बिल्कुल सोच समझ के, जहां बिल्कुल जरूरत है वहीं क्या हो, उपयोग करा जाए। तभी क्या है, तभी हमारे लिए संसाधन रहेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन रहेंगे। तो विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। सर्वमान्य रणनीति मतलब सब मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि अगर हमें संसाधनों को बचाना है, उसका विकास करना है और उसका सही तरीके से सबको इस्तेमाल करने के लिए मौका देना है, तो हमें क्या करना होगा, एक नियोजन बनाना होगा, एक प्लानिंग बनानी होगी, एक योजना बनाकर क्या है, काम करना पड़ेगा। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखो, भारत में हम लोग सत्ता की साझेदारी में पढ़ते आए हैं, सांस्कृतिक विविधता तो भारत में बहुत है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। पर भूगोल में भी हमें विविधता देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के खनिज भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको अलग अलग प्रकार की और वस्तुएं भी देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको सभी प्रकार में क्या है, भारत में विविधताएं देखने को मिलेगी, वेराइटीज आपको क्या है, देखने को मिलेगी। और जब भारत में इतने संसाधनों में वेराइटीज हो, विविधता हो, तो क्या होता है, वहां पर तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्या हो, नियोजन हो, प्लानिंग हो। आज आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, आपके पास प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि मुझे किसको कितना टाइम देना है और किसको कितना टाइम देना है। तो प्लानिंग क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। सफलता के लिए पहला स्टेप ही क्या होता है, प्लानिंग होता है। तो संसाधनों के विकास के लिए जो पहला स्टेप है वो क्या है, प्लानिंग करना, नियोजन करना, संसाधन नियोजन करना। यहां ऐसे प्रदेश भी है जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है। प्रचुरता मतलब बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है। तो क्या है, एक संसाधन, एक तरह का संसाधन तो बहुत है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। जैसे अब आज राजस्थान को उदाहरण दूं, राजस्थान में क्या है, सौर और पवन ऊर्जा के लिए तो बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा काम यहाँ की सरकार कर सकती है, पर जल संसाधन यहाँ पे नहीं है। तो मतलब किसी चीज में तो क्या बहुत ज्यादा प्रचुरता है, बहुत अधिक है, वो उसका चाहो जितना इस्तेमाल कर सकते हो, पर कुछ संसाधन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे काफी प्रदेश क्या है, भारत में देखने को मिलते हैं। प्रदेश मतलब राज्य।
कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता में संदर्भ में आत्मनिर्भर है। तो कुछ प्रदेश, कुछ राज्य ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है। कुछ राज्यों के पास क्या संसाधन बहुत सारे हैं और आत्मनिर्भर है, उन्हें किसी दूसरे राज्य के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और परंतु और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की भी अत्यधिक कमी है, और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर क्या है, जो महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसे जल महत्वपूर्ण संसाधन है तो उसकी बहुत कमी है। ठीक है, तो कुछ प्रदेशों में तो क्या है, इतने संसाधन है कि वो आत्मनिर्भर है, उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर क्या है, उनके पास जो जरूरत के संसाधन है वो भी नहीं है। तो अब जहां पर बहुत ज्यादा और जहां पर बहुत कम, तो ऐसी जगह में, ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है। भाई जिनके पास ज्यादा है वो थोड़ा सा क्या हो, कम वालों को दे, और जिनके पास जो कम है वो उनका सही प्रकार से प्रयोग करके, उनका इस्तेमाल करके राष्ट्र के विकास में दोनों राज्य मिलकर क्या हो, राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। पर ये कब होगा, ये तभी होगा जब हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, हम लोग नियोजन करेंगे। अब देखो कुछ उदाहरण आप लोगों को बताता हूं। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। अब यहाँ पर क्या आपको खनिज, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के खनिज देखने को मिलेंगे, कोयला मिल जाएगा, ठीक है, और चीजें मिल जाएंगी, तो खनिज आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोयला है तो इनके प्रचुर भंडार है। भाई आप झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर इनकी माइंस है, खान है, कोयलों की है, खनिजों की, इनकी खान, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इन चीजों की क्या प्रचुरता है, बहुत अधिक मात्रा में उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या, जल बहुत है, जल संसाधन बहुत अधिक है, परंतु मूल विकास की कमी है। पर ऐसा विकास नहीं हुआ जिससे कि उसका क्या अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा जा सके। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों बहुत आयत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। अभी मैंने आपको बताया भाई, पवन और सौर ऊर्जा तो राजस्थान में बहुत है, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ती है, ज्यादा तक महीने में अच्छी गर्मी पड़ती है, तो वहां से क्या हम पवन और सौर ऊर्जा ले सकते हैं। परंतु क्या हो रहा है, हमारे पास जल की कमी है। ठीक है, तो जो कि हमारा एक जो मुख्य संसाधन है, ठीक है, जीवन के लिए जल है तो कल है, तो वो हमारे पास क्या है, राजस्थान के पास क्या है, बहुत कम है। तो इस प्रकार से क्या आप देख रहे हो, कहीं पर तो बहुत ज्यादा है और कहीं पर बहुत कम है। ठीक है, जिनके पास ज्यादा है वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो फिर से किस चीज की जरूरत पड़ी, प्लानिंग की जरूरत पड़ी। लद्दाख का शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट, तो ये कहां है, लद्दाख। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एक लद्दाख भी था। तो लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सेपरेट है। वहां बिल्कुल ठंडा मौसम रहता है, बढ़िया मौसम रहता है, अच्छा मौसम है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, सांस्कृतिक विरासत बहुत है, मतलब वहां की जो संस्कृति है ना, वाली विरासत है, हेरिटेज है, भाई गर्व होना चाहिए वहां पे। भाई वहां का जो खान पीन है, वहां की रहन सहन है, वहां की जो संस्कृति है बहुत अच्छी है, बहुत अलग संस्कृति है। परंतु यहाँ जल नहीं है, आधारभूत अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भाई अच्छी सड़कें नहीं है, ठीक है, कोई बढ़िया फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी। अब सांस्कृतिक विरासत तो है, संस्कृति में तो बहुत बड़े, अच्छी संस्कृति है, सब कुछ बढ़िया है, पर क्या है, जल की कमी है, आधारभूत अवसंरचना की कमी, मतलब सड़कें अच्छी नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, ऑफिसेज नहीं है, काम किस में करें, और कुछ महत्वपूर्ण खनिज जो चाहिए अपने जिले के, अपने प्रदेश के, अपने केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए, वो भी उनके पास नहीं है। नोट, इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इसलिए क्या हो, राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या हो, पूरे देश के स्तर पर क्या हो, संसाधन नियोजन हो, प्लानिंग बनाई जाए, किसके लिए, रिसोर्सेज के लिए। प्रांतीय या प्रादेशिक, ठीक है, एक एक जो राज्य है वो भी अपने स्तर पे क्या करे, संसाधन नियोजन की प्लानिंग बनाए, क्योंकि हमारे पास ये इतने संसाधन है और इस संसाधनों का हमें इतना प्रयोग करना है, तो क्या हो, प्लानिंग होनी चाहिए। और स्थानीय स्तर पर मतलब एक लोकल लेवल पर भी, हमने लोकल लेवल गवर्नमेंट पढ़ा है, स्थानीय सरकारें पढ़ा है, तो उस स्थानीय लेवल पर भी क्या होना चाहिए कि संसाधन नियोजन की एक प्लानिंग होनी चाहिए कि किस प्रकार से संसाधनों का बचाया जा सकता है और किस प्रकार से संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे मान लो कि कुछ राज्य में जैसे खनिजों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, अब वो खनिज उस राज्य में है तो वो उससे हम लोग इतना उत्पादन करें कि उससे पूरी जो देश की आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाए और हम विदेशों में भेज के उससे अपना पैसा कमा सके और अच्छी राष्ट्रीय आय हम लोग बना सके, ये भी हम लोग कर सकते हैं। और उन संसाधनों का विकास भी हम समय दर समय करते रहे। तो इसलिए मैं क्या पड़ता है कि नियोजन की एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि भाई जैसे आप मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, मैथ्स और साइंस। अब आप क्या हो, मैथ्स में बहुत अच्छे हो, सामाजिक में बहुत अच्छे हो, पर साइंस में वीक रह गए, तो अब आप लोग क्या करोगे, क्या मैं क्या करूं, सामाजिक 1 घंटे पढ़ लूं, मैथ्स 1 घंटे पढ़ूं और साइंस को 2 घंटे पढ़ूंगा क्योंकि थोड़ा सा वीक हूं। मुझे साइंस अच्छे से आती है, मैथ्स अच्छे से आती है, पर सामाजिक में वीक हूं,
तो उनको 1-1 घंटे पढ़ लो, सामाजिक को 2 घंटे पढ़ लो। तो ये क्या है, हमारी प्लानिंग है कि जहां हमारे पास जो चीज कमी है, जो चीज हमारा कमजोर है क्षेत्र है, उस पर हम लोग क्या है ज्यादा जोर दें, और जो ज्यादा मजबूत है थोड़ा सा उस पर कम जोर देके दोनों को बराबर, दोनों को समतल कर दे। पर इसके लिए जरूरत किस चीज की है? प्लानिंग की जरूरत है। किसकी जरूरत है? प्लानिंग की जरूरत है, नियोजन की जरूरत है। नियोजन करेंगे ना तभी संसाधन बच पाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां देख पाएंगी, और पूरे राष्ट्र में क्या होगा? संसाधनों का सही रूप से विकास होगा, सबके पास संसाधन होंगे और उसका सही प्रयोग हम लोग कर पाएंगे। अब आ जाओ भारत में संसाधन नियोजन। भाई संसाधन नियोजन जरूरी है, यह बात आपको दिमाग में उठा लो। भाई सवाल यह पूछा जाएगा एग्जाम में, संसाधन नियोजन की जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत पड़ रही है? ठीक है भाई, उसकी कारण यह है कि कुछ प्रदेशों में बहुत ज्यादा प्रचुरता है तो कहीं बिल्कुल कमी है, कहीं बिल्कुल जो है तो उनका विकास नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ आत्मनिर्भर हो गए तो किसी के पास कुछ है ही नहीं, विचार होगा। तो ये जो कारण है ना, ये जो परेशानियां हम लोग देख रहे हैं, इसके कारण हमें क्या संसाधन नियोजन की जरूरत पड़ती है। पर हमें तो दुनिया से तो मतलब है ही नहीं, हमें तो हमारे भारत से मतलब है। फिर वो पूछेगा कि भारत में संसाधन नियोजन के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया, क्या क्या भारत की प्लानिंग है रिसोर्सेज के लेकर, तो वो अब हम लोग जानने जा रहे हैं। मतलब जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से, उसी पैटर्न से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है? देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। भाई सबसे पहले तो यह पहचानना है कि कौन सी जगह कौन सी चीज ज्यादा है। भाई छत्तीसगढ़ में गए, पता चला खनिज और कोयला बहुत है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, लद्दाख में गए, बोले सांस्कृतिक विरासत अच्छी है। राजस्थान में गए, बोले भाई यहाँ तो सौर और पवन ऊर्जा बहुत अच्छा है। केरल में गए और कुछ मिल गया। ठीक है, नीचे मध्य प्रदेश में आए और कुछ मिल गया। मतलब जब पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी एक तालिका बनानी पड़ेगी, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन से प्रदेश में कौन सा संसाधन ज्यादा है और कौन सा संसाधन कम है। जो ज्यादा है उसका पूरे राष्ट्र के लिए विकास में इस्तेमाल लें, और जो कम है उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करके हम राष्ट्र का भला कर सकते हैं और संसाधनों का आगे विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या, संसाधनों की पहचान करनी पड़ेगी, कौन सा कहां पे ज्यादा है और कौन सा कहां पे कम है। अब ये पहचान होगी कैसे, कैसे करेंगे सर पहचान? इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्या होगा? एरिया सर्वे होगा, एक एक एरिया का सर्वे किया जाएगा। भाई छत्तीसगढ़ चले गए, झारखंड चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, राजस्थान चले गए, वहां एक एक एरिया में जाकर क्या करेंगे? सर्वे करेंगे। भाई यहाँ पर कौन सा संसाधन ज्यादा है, यहाँ पर कौन सा संसाधन ज्यादा है? सौर पवन ऊर्जा ज्यादा है, ठीक है, शीत मरुस्थल है, खनिज कोयले ज्यादा है, सोना चांदी ज्यादा है, क्या ज्यादा है? तो पहले तो क्या होगा? एरिया का सर्वे होगा, तभी पता चलेगा। उसका मानचित्र बनाना, मानचित्र बनाएंगे, मैप बनाकर देखेंगे कि मैप बनाएंगे। भाई यहाँ पर है, ये जो झारखंड है ना, यहाँ पर हमें इस जगह पे, झारखंड के इस जगह, इस एरिया में, इस शहर में जाके हमें क्या, ये वाला खनिज बहुत ज्यादा मिल रहा है, इससे हम लोग विकास कर सकते हैं। ठीक है, मानचित्र बनाया। उसके बाद संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। अब ये गुणात्मक और मात्रात्मक क्या होते हैं उसको समझो। देखो गुणात्मक का मतलब ये होता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। क्या है? उसकी क्वालिटी कैसी है। भाई कोई भी चीज हम लोग खरीदते हैं तो पहले क्वालिटी देखते हैं, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो उसकी जो वहां पे जो हमें संसाधन मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसे हम कितने समय तक यूज कर पाएंगे, कितना अच्छा है, कितना बेकार है, उसे रिफाइंड करने में कितना पैसा लगाना पड़ेगा, सब कुछ जो भी है प्रोसेस वो सारा में जानना पड़ेगा। तो पहले क्वालिटी जाननी पड़ेगी। उसके अलावा मात्रात्मक, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी मतलब कितना अच्छा है और क्वांटिटी मतलब उसकी कितनी मात्रा है, कितना है वहां पे। भाई 10 किलोग्राम सोना मिलता है, 1000 किलोग्राम सोना मिलता है, कितने कोयले वहां से मिलते हैं, कितने खनिज वहां से मिलते हैं, तो क्वांटिटी। अब मान लो थोड़ा सा खनिज है तो उसके लिए तो क्यों इतना वो काम करना, इतना प्लानिंग बनाना, क्यों बनाए? नहीं बनाएंगे हम लोग। पर बहुत ज्यादा मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का है तो हम लोग क्या है, बिल्कुल उस पर काम करेंगे, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले पहचान करने के लिए हर एरिया का सर्वे होता है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण होता है। उसको पूरा क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने के बाद मैप बनाया जाता है, मानचित्र बनाते हैं और ये लिख देते हैं इस जगह पे ये चीज बहुत अच्छी मिलती है। उसके बाद ये देखते हैं जो जो संसाधन हमारे देश में है उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये काम क्या है, सरकार सबसे पहले करती है। ये काम हो जाने के बाद क्या करना है, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। अब क्या है, संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। आपके पास संसाधन बहुत है। मैंने आपको पहले दिन ही क्या बात समझाई थी कि भाई क्या होना चाहिए, अगर प्रकृति से हमें जो भी चीज मिल रही है, प्रकृति हमारी माँ है, वो हमें देती है, सब कुछ उसी ने दिया है, मैं मानता हूं।
पर अगर कोई भी ऐसी चीज अगर हमारे काम नहीं आ रही है तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं। बहुत से लोग बहुत सी डेफिनेशन रटाते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहता हूं, जो चीज आपके इस्तेमाल में आ जाए, जो चीज आपकी जरूरत को पूरा कर दे, वह संसाधन है, बाकी आपके लिए संसाधन नहीं, बाकी बेकार है वो चीज। ठीक है, तो पर क्या है भाई, मैंने उदाहरण दिया कि अगर रुई है, कॉटन है, तो कॉटन हमारे काम नहीं, उसी कॉटन से शर्ट बनकर आती है, वो हमारे लिए काम की। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी चाहिए, टेक्नोलॉजी वी वांट। क्या चाहिए हमें? टेक्नोलॉजी। तो क्या हो, संसाधनों के विकास के लिए हमें टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत होती है। कौशल, कौशल मतलब टैलेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टैलेंट होना चाहिए, जिससे कि हम उसका काम कर सके। और ये टैलेंट किस में है? ये टैलेंट जानवरों का टैलेंट थोड़ी चाहिए, टैलेंट आपका और हम जैसे लोगों का चाहिए, मानव में टैलेंट चाहिए। क्योंकि मानव ही टेक्नोलॉजी बनाएगा और मानव ही उस टेक्नोलॉजी को काम करने के लिए संस्था बनाएगा। क्या बनाएगा? संस्था बनाएगा, इंस्टीट्यूशंस बनाएगा, जहां पर क्या हो सके, उन मशीनरियों का, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जा सके। तो आपको क्या है, संसाधन विकास के लिए, उसकी योजनाओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी चाहिए, आपको बेस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी चाहिए कि जिससे आप उसका इस्तेमाल कर सको। कौशल, टैलेंट चाहिए, और टैलेंट किस में मिलता है? मानव में मिलता है। और संस्थागत, और आपको इंस्टीट्यूशन चाहिए, आपको संस्था चाहिए जहां पे आप क्या है, काम कर सको। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको चार्ट पहले में दिखाया था, जो आपको त्रिभुज बना के पहले वीडियो में समझाया था, वही आखिरी वीडियो तक काम आएगा। उस त्रिभुज को आप दिमाग में बिठा लेना। वो क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों? क्या था वो भाई? सबसे पहले हमें कोई भी चीज मिल रही है, वो कहां से मिल रही है? वो प्रकृति से मिलती है। कहां से मिलती है? प्रकृति से मिलती है। अब प्रकृति से मिलने के बाद क्या है, हमें क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी चाहिए, प्रौद्योगिकी चाहिए, फिर संस्था। ठीक है, अब क्या है, कोई भी चीज हमें प्रकृति से मिली, अब ये पता कौन लगाएगा कि जो प्रकृति में चीज है वो हमारे लिए यूजफुल है, हमारे काम आ सकती है। मैं आज आपको एक बात बताता हूं भाई, आप जब जंगलों में जाओगे, ठीक है, आप पहाड़ों पे जाते हो ना, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मिलती है। ठीक है, मतलब उनका यूज करना बहुत बहुत सुटेबल, बहुत अच्छी चीजें हैं, वो शरीर के लिए बहुत अच्छी चीजें। ठीक है, पर वो चीज हमें किसने दी? प्रकृति ने दी। पर उसका पता किसने लगाया कि ये यूजफुल है शरीर के लिए? किसने पता लगाया? मानव ने। किसने पता लगाया? मानव ने। और क्यों पता लगाया? क्योंकि उसमें टैलेंट है। क्या है? कौशल है उसमें, उसमें टैलेंट है। उसमें क्या है? कौशल है, उसमें टैलेंट है। तो क्या करा, कोई भी चीज अगर प्रकृति की होती है वो हमारे लिए यूजफुल होती है, तो उसका पता कौन लगाता है? मानव लगाता है। अब जब उसको पता लग गया ये चीज हमारे लिए काम की है, पर इसको सीधा यहां से उठा के तो किसी के मुंह में हम डाल नहीं सकते, ले ले भाई तेरे शरीर में ताकत आ जाएगी, नहीं भाई। उसको क्या रिफाइंड करते हैं, उसको इस तरीके के लिए बनाते हैं कि भाई लोग यूज कर सके। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। अब टेक्नोलॉजी तो मिल गई, फिर वही कहता हूं, टेक्नोलॉजी को सड़क पे लाके थोड़ी खड़ा कर दोगे, हाँ, कोई मशीन को सड़क पे लाके थोड़ी खड़ा कर दोगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए? संस्थाएं चाहिए। ठीक है, अब ये प्रकृति में पता लगाने वाला इंसान, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी बनाने वाला इंसान, संस्थाएं बनाने वाला इंसान, और आप लोगों के लिए, मेरे लिए संसाधन बनाने वाले इंसान कौन है? संसाधन बनाने वाला भी इंसान। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो कौन है? मानव है। इसलिए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मानव खुद एक बहुत बड़ा संसाधन है। और जब हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मानव एक सबसे बड़ी पूंजी भी है, सबसे बड़ी असेट होती है किसी के लिए। तो ये बात आपको समझ के रखिएगा। तो हमारे लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करा है? मानचित्र बनाया है, पता लगा लिया उस जगह ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें टैलेंट चाहिए, हमें क्या है? संस्थाएं चाहिए, तभी जाके उस संसाधन का हमारे लिए इस्तेमाल है, नहीं तो वो संसाधन बेकार का बेकार ही रहेगा। अब तीसरा काम क्या करना है? संसाधन विकास। हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आए हैं, संसाधन विकास जरूरी है, क्योंकि भाई आज मान लो जल है, जल एक संसाधन है, बहुत बड़ा संसाधन है। ठीक है, आज क्या है? जल एक बहुत बड़ा संसाधन है। इसके बारे में जो चैप्टर नंबर 3 है, जल संसाधन, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मान लो जल क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है। अब इस जल का क्या है? हमें विकास करना है। विकास का मतलब क्या होता है कि भाई हम इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि भाई हम भी इस्तेमाल कर ले और आने वाली पीढ़ी भी इस्तेमाल करें। तो संसाधन का विकास, ऐसी योजनाएं भी बनती रहे, संसाधन का विकास भी होता रहे। और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। समन्वय का मतलब क्या होता है? तालमेल। क्या होता है? तालमेल। तालमेल होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा? काम होगा। संसाधन विकास, संसाधन विकास करना इसलिए जरूरी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी है वो संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। और राष्ट्रीय विकास
करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया में हमारा राष्ट्र सबसे अच्छा बन सके। और सबसे हंसने वाली और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है ना स्टूडेंट्स, वो ये है कि संसाधनों का विकास मानव पर डिपेंड करता है और मानव का विकास संसाधनों पर डिपेंड करता है। तो इनमें क्या अंतर संबंध है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। संसाधन के विकास के लिए हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जिससे कि संसाधन का विकास चलता रहे। भाई पृथ्वी सम्मेलन जो करा रियो डी जेनेरो, किसने करा? मानव ने करा कि भाई पृथ्वी को बचाना है, एजेंडा 21 बनाओ जिससे कि क्या हो, अच्छे से अच्छे पृथ्वी पे काम हो। आगे हम लोग राष्ट्रीय वन नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, ये मानव ने करा है। तो अब उससे क्या हो रहा है, राष्ट्र का विकास भी होगा। भाई ये संसाधन आ रहा है, खनिज हमारे पास ज्यादा, इसको बेचो, इससे आय कमाओ, राष्ट्र का विकास करो। तो संसाधन विकास की योजनाएं कि जिससे संसाधन का विकास होता रहे और ऐसी योजना जिससे राष्ट्र का विकास भी होता रहे। दोनों योजनाओं में क्या हो, तालमेल होना चाहिए। ऐसा ना हो सिर्फ संसाधन का विकास करते जाए और राष्ट्र पिछड़ता जाए। ऐसा भी ना हो राष्ट्र के विकास में चक्कर में सारे संसाधन खत्म कर दे, फिर आने वाली पीढ़ियां जल के लिए और संसाधनों के लिए मर जाए। तो वो भी नहीं होना चाहिए। दोनों में तालमेल होना चाहिए, बराबर इक्वल लेवल पे काम चलता रहना, संसाधन का विकास होता रहना चाहिए और राष्ट्रीय विकास भी होता चाहिए। एक उदाहरण और देता हूं, ठीक है भाई, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, ये संसाधन है, ठीक है, क्योंकि भाई आपको वहां से काफी चीजें मिल रही है। अब क्या है भाई, उनका विकास के लिए हमें अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए। राष्ट्रीय विकास के लिए क्या कहते हैं कि उन जगह को काट के हम क्या बनाएं, एक बढ़िया अस्पताल बनाएं, एक बढ़िया क्या है स्कूल बनाएं, ठीक है, वो बनाएं। अब ये नहीं कहते कि भाई राष्ट्रीय विकास मत करो, हॉस्पिटल मत बनाओ, वो मत बनाओ, बनाओ बिल्कुल बनाओ, वो राष्ट्रीय विकास जरूरी है। पर जहां से आप जंगल काट रहे हो उस जंगल को दूसरी जगह ले जाकर करो, उस जंगल को क्या है, उस जंगल को भी स्थान दो, या ऐसा काम करो कि जंगल का जो स्थान है वो बच जाए और आप उस राष्ट्रीय विकास में, दोनों में क्या हो, तालमेल होना चाहिए, दोनों बराबर सही से काम चलता जाना चाहिए। तभी क्या है, ये संसाधन का नियोजन, यही नियोजन, यही हमारा तरीका है। अब नोट पे आ जाओ, स्वाधीनता तो आजादी के बाद, स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, फिर से बोलिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में से ही प्रयास किए गए। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, जब 1947 में भारत आजाद हुआ और 1950 में भारत का संविधान बनके तैयार हो गया, तो उसके लिए उसके बाद ये करा गया कि सरकार किस प्रकार से काम करे देश के लिए। तो क्या करा गया, पंचवर्षीय योजनाओं को अपना आधार बनाया गया। पंचवर्षीय योजनाएं क्या है कि 5 साल में, आने वाले 5 साल में ऐसे बड़े बड़े काम लिख लिए जाते थे जो सरकार करेगी। तो आने वाले 5 सालों में उन काम पे जोर देना है, वो काम क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं में लिखे जाते थे, पंचवर्ष में आने वाले काम करने हो। अब उसमें सरकार ने कृषि पे भी बहुत जोर दिया, उद्योगों पे भी बहुत जोर दिया, प्रौद्योगिकी पे भी बहुत जोर दिया और संसाधन नियोजन पे, रिसोर्स प्लानिंग पर भी बहुत जोर दिया है। तो अब भारत में संसाधन नियोजन क्या है, सबसे पहले पता लगाना कौन सी चीज कहां पे मिलेगी, उसके बाद उसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी लाना, अच्छा टैलेंट लाना, अच्छे इंस्टीट्यूशन संस्थाएं बनाना, उसके बाद क्या करना, संसाधनों का भी विकास होता रहे और राष्ट्र का भी विकास होता रहे। और उसके लिए हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही कोशिश कर रहे हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। भाई अगर आपको किसी भी क्षेत्र का विकास करना, संसाधन होना बहुत आवश्यकता है, यह पहली शर्त है हमारी। भाई आज एक बात बताओ, अगर हमें यहां से प्रकृति कुछ दे ही ना, प्रकृति से कुछ मिले ही ना, तो फिर तो हम तो बेकार है, फिर तो ये टेक्नोलॉजी बेकार है, वो संस्था बेकार है, मानव बेकार है, सब बेकार। पर पहली शर्त तो यह हो कि हमारे पास क्या हो, संसाधन हो। वो संसाधन देगा कौन, हमें प्रकृति देगी। हाँ उसको यूजफुल हम लोग बना रहे हैं वो बात एक अलग है, पर सबसे पहले तो हमें प्रकृति से ही मिल रहा है। परंतु फिर से क्या आ गया, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के अभाव में विकास संभव नहीं है। क्या हो कि अगर प्रौद्योगिकी ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, संस्था इंस्टीट्यूशन ना हो, कोई फैक्ट्री ना हो, ठीक है, मशीन को रखने की कोई जगह ना हो, तो अगर टेक्नोलॉजी ना हो, संस्था ना हो, के अभाव मतलब ना हो, कोई चीज ना हो, किसी चीज का ना होना में विकास संभव नहीं। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास तो विकास नहीं होगा, संस्था नहीं है तो आपके पास विकास नहीं होगा। भाई संसाधन हो, ये पहली शर्त है, ये हमारी पहली शर्त है, पर उसके लिए वो संसाधन हमारे लिए संसाधन बन जाए, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें संस्था चाहिए। उदाहरण के तौर पे संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र, भाई बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके पास संसाधन तो बहुत है पर टेक्नोलॉजी नहीं, तो बैठे ऐसे हाथ पे हाथ धर के क्या करें क्या करें क्या करें, क्या ये चीज किस चीज का काम आती है, इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो क्या होता है, वो संसाधन तो बहुत है पर टेक्नोलॉजी नहीं, हाथ पे धर के बैठ जाओ, कुछ ही नहीं कर सकते आप। और कुछ ऐसे राज्य भी है संसाधन विहीन होते हुए भी आर्थिक रूप से मजबूत क्षेत्र, उनके पास संसाधन या तो कम है या ना के बराबर है, पर उन्होंने टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित कर दी
कि भाई उन संसाधन जो भी है ना उसका अच्छे से इस्तेमाल करके अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को क्या है, विकसित बना लें। तो हमारे लिए सबसे पहले संसाधन होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रौद्योगिकी भी चाहिए और संस्थाएं भी हमें चाहिए। नोट पे आ जाओ, संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास हो। वापिस बार बार मैं आपको कह रहा हूं, चैप्टर में घूम के कुछ अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ वह ट्रायंगल ही आएगा, वो त्रिभुज ही आएगा कि प्रकृति से प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, और इन सब का इस्तेमाल करने वाला इंसान अगर कोई तो वो मानव है, आप और मैं हूं। अब अगर किसी भी प्रदेश का, किसी भी राज्य का अगर आपको विकास करना है तो उसके लिए क्या हो, प्रौद्योगिकी विकास हो, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी होगी तभी काम होगा, ठीक है। इसीलिए बार बार में जोर दिया जाता, प्रौद्योगिकी लाओ, टेक्नोलॉजी लाओ, टेक्नोलॉजी लाओ, तभी। मानव संसाधन की गुणवत्ता होनी चाहिए। भाई अब मानो, मैंने क्या बोला, मानव संसाधन की गुणवत्ता, मानव संसाधन में क्वालिटी होनी चाहिए। भाई ऐसा टैलेंटेड इंसान चाहिए। वापिस से इसको अगर एक शब्द में मैं आपको बोलूं तो ये कौशल है। क्या है बोलिएगा, क्या है, कौशल है, ये टैलेंट है। भाई मानव में क्या होना चाहिए, मानव संसाधन है उसमें टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट होगा तभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएगा, टैलेंट होगा तभी वो उस टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएगा। तो क्या जरूरी है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, मानव संसाधन की गुणवत्ता भी होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहे। अपने इतिहास को कभी मत भूलो, इतिहास बहुत काम आता है। अब अंग्रेजों ने हम पे जुल्म करे, हमारे यहाँ के संसाधनों को खराब करा, तो उससे हमें एक सीख मिलती कि हमें संसाधन खराब नहीं करने। तो ऐतिहासिक अनुभव भी बहुत जरूरी है। तो क्या हो, आपके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, आपके पास कौशल भी होना चाहिए, आपके पास संस्थाएं भी होनी चाहिए, और आपके पास ऐतिहासिक अनुभव भी होना चाहिए कि हमारे देश में क्या हुआ है, क्या नहीं। अब है हमारे लिए संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाना, उनको बचाना, उनको बढ़ावा देना। जो संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हमारी रोजमर्रा जीवन के काम आ रहे हैं, ठीक है, हमारे जीवन की गुणवत्ता, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए जरूरी है, तो उन संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है कि इन्हीं संसाधनों से मानव का अस्तित्व है। भाई जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा, ठीक है। और आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर सच में कुछ संसाधन है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्या है, रकम। क्या है, रकम ही हमारे लिए संसाधन है। ये रकम क्या है, सुनिएगा, ये पैसे वाला रकम नहीं है। रकम, र से रोटी, क से कपड़ा और म से मकान। सबसे मुख्य अगर संसाधन हमारे लिए है तो वो यही है, रोटी, कपड़ा, मकान। ये क्या है, मूल आवश्यकता है, ये मूल जरूरत है, सबको मिलनी ही मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा, संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा। अब रोटी के लिए भाई पानी तो चाहिए, आटा कैसे गूंदोगे, सब्जी बनाओगे तो पानी कहां से लाओगे, तो पानी बचना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब सब्जी बना रहे हो तो भाई फल और सब्जी कहां से आएंगे, पेड़ पौधे हमारे देश में होने चाहिए, तभी तो काम आएगा। कपड़ा काम आएगा। मकान है तो मकान के लिए हमें भूमि चाहिए, तो भूमि भी एक संसाधन है। इस पर हम आगे पढ़ेंगे भू संसाधन कितना महत्वपूर्ण है। तो ये सब, इन सब, ये जो रकम है ना, इसमें सब कुछ आ जाता है। संसाधन, सारे संसाधन लगभग सारे आ जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि संसाधन, मूल संसाधन क्या है, तो आप एक वर्ड में याद रख लेना, रकम, रोटी, कपड़ा और मकान। अब इन संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है, और रकम को मैं आगे और भी अच्छे से समझाऊंगा। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, बिल्कुल निभाते सब। हमारा विकास करना हो तो संसाधन बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारे जीवन यापन के लिए संसाधन बहुत जरूरी है, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन बहुत जरूरी है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। परंतु संसाधनों का विवेकहीन, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, विवेकहीन उपयोग, मतलब बिना सोचे समझे उपयोग कर रहे हैं। जहां गाड़ी एक कपड़े से साफ हो सकती है, हमें एक बकेट पानी खराब करे, वो विवेकहीन है। शादियों में जाते थे, याद है या नहीं है, या भूल गए शादियों में जाते थे तो प्लेट में ये भी डाल लो, वो भी डाल लो, और फिर थोड़ी सी देर बाद पेट फूल हो गया, बस यार अब और नहीं खाओ, तो वो हम डस्टबिन में डाल के आ जाते थे। ये क्या है, विवेकहीन उपयोग है, किसका, संसाधनों का, ठीक है। और अति उपयोग के कारण, अति उपयोगी तो कर रहा है भाई, एक कपड़े से साफ होने वाले के लिए मैं पूरा एक बकेट पानी लगा रहा हूं, तो एक्स्ट्रा उपयोग है, ठीक है, के कारण कई सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। तो अब क्या है भाई, अब आप अगर एक्स्ट्रा यूज करोगे, एक बात कही जाती है, अति सर्वते वर्जित। अगर आप कोई भी चीज एक्स्ट्रा में इस्तेमाल करते हो ना, वो नुकसान ही देती है।
अगर आपको भूख 2 रोटी की है, 2 चपाती की, 4 खाओगे ना, वो भी पॉइजनिंग का काम करेगी, वो भी पॉइजनिंग का काम ही करती है। तो अति सर्वते वर्जिते। तो अगर आप किसी चीज का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करोगे, फालतू इस्तेमाल करोगे, बेकार इस्तेमाल करोगे, तो उससे क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा होंगी। सामाजिक और आर्थिक समस्याएं कैसे भाई, जो खाना मैंने डस्टबिन में डाला, अगर वो खाना बचता और उसमें से और कुछ लोगों को मिलता, तो सामाजिक हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें 2 वक्त का खाना मिलता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते हैं, उनको पता नहीं है कि मुझे आज के लिए 2 वक्त की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने ये रकम क्यों बोला बच्चों, ठीक है। और सामाजिक में आपको इसलिए नहीं पढ़ाता हूं कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाओ, ये तो आप ले आओगे, ठीक है, कहीं से पढ़े। मैं आपको सामाजिक जीवन में उतारना चाहता हूं। आप सामाजिक बनिए, आप इन मूल भावनाओं को अपनाइए, तभी मेरा मकसद सफल होगा। जो मैं क्रांति चाहता हूं तभी सफल होगा। तो विवेकहीन उपभोग हमें मत करो, कोई भी संसाधन खराब होता। तो सामाजिक और आर्थिक परेशानी होगी। वो खाना किसी के पास जाता तो यूजफुल होता, ठीक है। जो हमने पानी खराब करा, अगर उस पानी को हम बचा के रखते, हमारे लिए इस्तेमाल होता, ठीक है। और जो पानी हमने खराब करा वो दूसरे के पास जाता, इस्तेमाल आता या नहीं आता। तो ये सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा नहीं होती। और बात रही पर्यावरणीय समस्याओं की, तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भूमंडलीय तापन हो रहा है, ठीक है, ओजोन परत हो रहा है, ठीक है, और प्रदूषण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये जो मानव है ना, मतलब इसने विकास करा है ना, तो नुकसान भी इसने ही प्रकृति का करा है। तो ये कितनी समस्याएं पैदा हो गई। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। इसलिए अब हमें क्या करना है, अगर इन समस्याओं से बचना है तो संसाधनों का संरक्षण करना होगा, उन्हें बचाना होगा और विवेकहीन उपभोग नहीं करना होगा। विवेकहीन उपभोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना हमारे लिए इस्तेमाल आएगा। अब ये है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। कौन है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। इन्होंने क्या कहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, ध्यान सुनिएगा। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। महात्मा गांधी जी क्या बात कही है इन्होंने, कि आवश्यकता के लिए हमारे दुनिया में बहुत कुछ है, सबकी आवश्यकता है। ये प्रकृति, ये धरती माँ सबको बहुत कुछ दे सकती है, सबकी आवश्यकता, जरूरत पूरी हो सकती है, पर किसी के लालच पूरे नहीं। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में क्या क्या मुख्य समस्या पैदा हुई, और वो मुख्य समस्या पैदा क्यों हुई, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के चक्कर में जिनको लालच है, जो संसाधनों को खराब करना चाहते हैं, उनके चक्कर में हुई, और जिनको आवश्यकता है उनके चक्कर में नहीं। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस चैप्टर में 3-4 बातें आप दिमाग में बिठा के रखिएगा। पहली बात तो वो कि संसाधन किसके लिए होते हैं, आवश्यकताएं पूरी करने के लिए होते हैं। और दूसरी बात क्या है, जो मैंने आपको त्रिभुज बना के सिखाया, प्रकृति, प्रौद्योगिकी की संस्था है, और इन सबसे मुख्य अगर उसमें कुछ है तो वो मानव है। तीसरी मेरी बात ध्यान रखना, नीड और वांट वाली, नीड और वांट वाली की जरूरत और इच्छा। यह बात महात्मा गांधी ने भी कही है, मैं भी कह रहा हूं कि भाई जरूरत जो है वो उसके लिए है हमारे पास बहुत कुछ, और जरूरत क्या है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत क्या है, रकम। जरूरत किसकी है, रकम की, रोटी कपड़ा मकान। इसके बाद हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या है, इच्छा है हमारी। अच्छा फोन चाहिए, इच्छा है हमारी। नहीं भी होगा तो चल रहा था जीवन, हमसे पहले जो लोग हैं उनका जीवन चल रहा था, नहीं चल रहा था, चल रहा था। अगर घरों में ऐसी नहीं होगा तो भी जीवन चल रहा था, पर हमने क्या, इच्छा, कंफर्ट जोन के लिए। और हम जब तक कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तब तक क्या होगा, हमारे कुछ भी सफल नहीं हो सकते। तो जो महात्मा गांधी जी ने बात कही है कि आवश्यकताओं के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, पर किसी के लालच के लिए नहीं, इसलिए आप जीवन में भी इस बात को उतारिए, और सामाजिक विज्ञान में अच्छे एग्जाम के लिए भी इस बात को उतारिए कि जरूरत के लिए सिर्फ हम संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। संसाधन हमारी जरूरतों के लिए है और इच्छाओं के लिए नहीं। तो संसाधनों को जरूरत के लिए, आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल करिए, इच्छाओं के लिए नहीं। अगर इच्छाओं के लिए करोगे ना, तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब समाज और राष्ट्र दोनों की बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आज एक उदाहरण के तौर पर कोरोना महामारी से तो हम सब जूझ ही रहे हैं, और ऐसी और भी समस्या हम लोगों के सामने आ जाएगी। जो भी हम लोग पढ़े ना, मेरे शेर और शेरनियों, जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं ना सामाजिक में, उसे हमारे जीवन में उतारना है। हर चीज हमें समझनी है, दिमाग में उतार देनी है, पी जाना है उसको, तभी तो ये बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनेगी। अब यहां से हमने क्या समझा है कि संसाधनों का खराब मत करो, बेकार मत करो। अगर एक पेज पर आप अच्छे से लिख सकते हो, उसे लिखो, पूरा यूज करो, फिर दूसरे पे जाओ। जहां अगर एक चपाती से काम चल रहा है, आप 2 चपाती एक्स्ट्रा रखे, उसे फेंकने की कोशिश मत करो। जिस लेवल तक, जिस स्तर तक आप में अगर संसाधनों को बचा सकते हो, तो आप बहुत अच्छा काम करो।
तो संसाधन अपनी जरूरतों के लिए पूरा करो, अपनी इच्छाओं के लिए मत इसका इस्तेमाल करो, नहीं तो फिर से प्रकृति क्या है आपको एक बदला दिखाएगी जो कि कोरोना महामारी के रूप में दिखा रही है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सिर्फ अब आप यही पंक्तियां लिखो कि सर हम हो चुके हैं तैयार और अब हमें हो गया है सामाजिक विज्ञान से प्यार। ये पंक्तियां लिखो और YouTube को बताओ कि अब क्रांति आ चुकी है, बदलाव आ चुका है, सामाजिक बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग लगती है। और इसके अलावा बाकी आपकी कोई भी समस्या हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स हमसे जरूर पूछें। आपके अपने परिवार लर्न एंड शेयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घरों में रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।